Welcome to Shraddha Vallabh Academy. Good morning, students. Today in Social Science, we will study Federalism, Chapter 2, Political Science. In this chapter, we will study what makes India a federal country. कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे देश को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं. As we have studied in the Chapter 1, Belgium and Sri Lanka are the very small countries, but they are facing so many problems of because of diversity. Different types of ethnic groups are there, so they have disputes for the power sharing. आपने देखा था कि छोटा सा देश है बेल्जियम और श्रीलंका. इन छोटे से देशों में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि डाइवर्सिटी थी. डिफरेंट टाइप के एथनिक ग्रुप्स थे जिनके बीच में डिस्प्यूट्स होते थे. काहे के लिए? पावर शेयरिंग के लिए. अब हमारा देश इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ सो मैनी लैंग्वेजेस, रीजन एंड रीजन्स. हमारे देश जो इतना बड़ा है उसमें इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, तो यहाँ पर पावर शेयरिंग को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है. यहाँ पर हमने भी फेडरलिज्म को अपनाया है. इस चैप्टर में पोर्शन में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया ने कैसे इस फेडरलिज्म को मैनेज किया और अपने लिंग्विस्टिक और डिफरेंट टाइप के रिलीजन और सारे एथनिक ग्रुप्स को भी डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को मैनेज करते हुए इतने बड़े वास्ट कंट्री को एक फेडरल कंट्री के रूप में बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है. वो क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट वी विल स्टडी दैट कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ही पावर शेयरिंग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की. हमारा देश इंडिया हैड इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. हमारा देश जब इंडिपेंडेंस मिली, वो तो पहले तो हमने कॉलोनियल रूल के साथ बहुत सारी स्ट्रगल करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, और उसके बावजूद हमारा जो पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हुए, बहुत ब्लडशेड हुआ, बहुत लोग मारे गए, आप जानते हैं. हम ये देखते हैं कि उसके बाद जैसे ही यहाँ इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया का एक पार्ट बने. अब इतनी सारी डाइवर्सिटी को, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट करते हुए क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमने भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया. हमने क्लियर शब्दों में फेडरल वर्ड नहीं यूज़ किया. हमने क्या किया? इंडिया को यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. इंडिया का जो यूनियन है वो फेडरलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. हमने, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं. जस्ट फॉर 5 मिनट्स आई विल रिपीट फॉर योर कन्वीनियंस दैट देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट थिंग है, यहाँ पे गवर्नमेंट के कई सारे लेवल्स हैं. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही सेम सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनके अपने अपने जुरिडिक्शन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं. उसके आधार पर ही लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है. यही चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, जिसकी वजह से इंडिया एक अच्छा पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल बना और बहुत अच्छी तरह से फेडरलिज्म के फीचर्स को हमने आत्मसात किया. हमने क्या किया? फर्स्ट थिंग, अप्लाई टू द प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि देयर इज़, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया कि वी हैव 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल रूल्स में ही दिया गया है कि भारत में जो गवर्नमेंट की पावर है उसके 2 लेवल्स हैं, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल. सेंट्रल लेवल जिसे यूनियन गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है वो पूरे देश के लिए है, और सेकंड है स्टेट जो रीजनल डाइवर्सिटी को लुक आफ्टर करेगी. लेटर ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी. और हमारे देश में थर्ड टायर को भी फेडरलिज्म के लिया गया, ऐड किया गया.
जो कि पंचायत, गांव में पंचायत के रूप में और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ के रूप में हुआ। These different tiers enjoy separate jurisdiction। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों जो अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इन तीनों के अपने अपने जुरिडिक्शन हैं, जो कि क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government। और बिल्कुल क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट या जिसे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं अपने देश में, उनमें कैसे क्लियरली डिवाइड हुई है। उसके लिए हमारे पास बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट, इन 3 लिस्ट में सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सी फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूनियन लिस्ट है ये जिसे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज़ हो रही है, उसमें नेशनल इम्पोर्टेंस के सारे सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, सच एज डिफेंस, देश की रक्षा हो, फॉरेन अफेयर्स हो, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। करेंसी मीन्स मुद्रा, हमारे देश में किस टाइप की करेंसी होगी, ये सारी चीज़ें, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में। और इस लिस्ट के जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें यूनिफॉर्म पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है फॉर थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश के लिए एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। और इस लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पे द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में मेंशन हर सब्जेक्ट पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कानून बनाने का। ये पावर किसके पास क्लियर मेंशन हो गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। क्या चीज़ें, वो चीज़ें जो नेशनल इम्पोर्टेंस की हैं, उन सब्जेक्ट्स पर कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। एंड देन सेकंड आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। अब स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो विषय आते हैं जिन पर जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या लोकल इम्पोर्टेंस के लिए होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब पुलिस किसी स्टेट की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ही वहाँ से रिलेटेड लॉ बनाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर केवल लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये जो कि पुलिस है, अब आर्मी होगी तो उस पर कौन एक्शन लेगा, यूनियन लिस्ट के हैं इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। लेकिन पुलिस है एक छोटा सा सब्जेक्ट है। चाहे गुजरात में, गुजरात की पुलिस के लिए वहाँ के गुजरात की चीफ मिनिस्टर देखेंगे। अगर असम का है तो असम के चीफ मिनिस्टर देखेंगे कि वहाँ पे पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का ट्रेड, वहाँ का कॉमर्स, वहाँ का एग्रीकल्चर, इन सब पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन एक थर्ड चीज़ आती है जिसे अपन कहते हैं कोकरेंट लिस्ट। दैट इज़ all the subjects of common interest to both the union government as well as the state government। वो सब्जेक्ट्स जिस पर दोनों का इंटरेस्ट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों के कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें, सच एज कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दोनों लोग, बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। दोनों ही इस लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, फॉरेस्ट हो, ट्रेड यूनियन हो, मैरिज हो, इन सब पे जो लॉ बनाते हैं वो दोनों बना सकते हैं। लेकिन जो दोनों हैं लॉज, वो दोनों लॉज पर दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। फाइन। सो टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ओके, गुड बाय।